दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं एसआईपी करो, कुछ कहते हैं लमसम अमाउंट लगाओ, तो वहीं कुछ सलाह देते हैं कि स्टॉक मार्केट छोड़ो, रियल एस्टेट में निवेश करो, वहां असली पैसा है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि एक साथ इतने सारे ऑप्शंस को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन्वेस्ट करें तो करें किसमें। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो चिंता मत कीजिए, ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम एसआईपी, लमसम और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस विकल्प में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और कितने कम से कम अमाउंट में भी आप अपना पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य और डेटा बताने वाला हूँ जो आपको चीजों को बड़ी ही आसानी से समझने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए हम इसे 3 कजन्स की कहानी के थ्रू समझेंगे, जिनका नाम है मोहन, महीप और दीपक। तीनों भले ही सेम परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर तीनों के विचार अलग अलग है। एक और जहां मोहन का मानना है कि पैसा हमेशा ठोस चीजों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आपको पैसे के बदले आने वाली चीज साफ साफ दिखे और हमेशा श्योरिटी रहे कि मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होता रहे, लेकिन उस पर धेले भर का भी फर्क न पड़े। कितनी भी खराब स्थिति में क्यों न बेचो, अपनी लागत तो निकल ही जाए। जैसे रियल एस्टेट एकदम ठोस चीज, इसलिए उसने बिना इधर उधर की सोचे माँ बाप के द्वारा दिए गए जो 50 लाख रुपए की वसीयत थी उसे 2004 में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। मोहन के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट में निवेश करने के बहुत से फायदे हैं। जैसे पहला, पैसिव इनकम। रियल एस्टेट में निवेश करने से उसे हर महीने किराए की आमदनी मिलती थी, जो कि उसके खर्चे को आसानी से कवर करता था। सेकंड, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। जितना ज्यादा रियल एस्टेट का मूल्य बढ़ता है उतना ही उसका किराया भी बढ़ता है। थर्ड, सिक्योरिटी। रियल एस्टेट को लेकर उसे कोई ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि इसमें न तो बाजार की हलचल से कोई फर्क पड़ता है और न ही कोई रिस्क रहता है। अपनी प्रॉपर्टी अपने पास, चाहे जब तक यूज करो और चाहे जब बेच दो। फोर्थ, टेंजिबल एसेट। रियल एस्टेट एक ऐसा ठोस एसेट है जिसे वो अपनी आंखों से देख सकता है और साथ ही उसकी बढ़ती हुई वैल्यू के बारे में भी उसे हमेशा पता चलता रहता है। इसके लिए उसे न तो कोई रिसर्च करनी है, न किसी कंपनी के ग्राफ का एनालिसिस करना है। बस एक बार इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री, बिल्कुल इजी टू रीच ऑप्शन है। तो 2004 के शुरुआत में मोहन ने अपने 50 लाख रुपए रियल एस्टेट में लगाए। 8 साल बाद यानी 2011 में उसकी संपत्ति का मूल्य बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही उस पर मोहन को 3,21,000 रुपए का किराया मिल रहा था, वो अलग। हर महीने उसे लगभग 25-26 हजार रुपए बिना कुछ किए ही मिल रहे थे, जिससे उसका रोजमर्रा का खर्चा बड़ी ही आसानी के साथ चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ महीप की सोच थोड़ी सी अलग है। उसे रियल एस्टेट एक बहुत ही ट्रेडिशनल और आउटडेटेड टाइप का इन्वेस्टमेंट लगता है। उसका कहना है कि अगर जमीन में इन्वेस्ट करने से अमीर बन रहे होते तो दुनिया के जितने भी रिच या बिलियनियर्स है वो सारे ऑप्शंस को छोड़कर सिर्फ रियल एस्टेट में ही अपना पैसा लगा रहे होते। उसके हिसाब से रियल एस्टेट बुजुर्गों वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर वाकई में पैसा बनाना चाहते हो और चाहते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट के बदले आपको मोटा रिटर्न मिले, तो स्टॉक मार्केट की तरफ जाओ और निफ्टी 50 एंड इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शंस में लमसम करो और बाकी सारे झंझटों से मुक्ति पाओ। इसलिए महीप ने वसीयत में मिले अपने हिस्से के 50 लाख रुपए एक बार में निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिए। आपको बता दें कि निफ्टी 50 में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां आती है, जिनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है। पिछले 20-25 वर्षों के डेटा से पता चलता है कि भले ही बाजार में उतार चढ़ाव आते रहे हो, जैसे 2008 में 52% का नुकसान या 2011 में 25% की गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म में औसतन निफ्टी 50 ने 2004 से लेकर 2023 तक 17% का रिटर्न दिया है। महीप का निवेश धीरे धीरे बढ़ता गया। 5 सालों में उसके 50 लाख की वैल्यू 1 करोड़ हो गई। 10 साल में ये बढ़कर 2.3 करोड़ और 15 साल में 5 करोड़ हो गई। 20 साल के बाद यानी 2023 तक महीप के इन्वेस्टमेंट की कुल वैल्यू 11 करोड़ हो जाएगी। इतना ही नहीं, हर साल उसे 2% का डिविडेंड भी मिलेगा, जो 2023 तक 22 लाख पर ईयर तक पहुंच जाएगा। इस तरह उसका मंथली डिविडेंड लगभग 2 लाख के बराबर होगा, जो आज के समय में एक बड़े से बड़े पोस्ट पर बैठे लोगों की सैलरी भी नहीं है। महीप के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 में निवेश करने के अपने फायदे हैं। जैसे फर्स्ट, लो कॉस्ट। रियल एस्टेट के मुकाबले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सस्ता है। रियल एस्टेट में आपको स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज और कई तरह के खर्चों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन स्टॉक मार्केट में ये खर्च लगभग निग्लिजिबल है। सेकंड, मैनेज बाय फंड मैनेजर्स। रियल एस्टेट के अपोजिट यहाँ कोई मेंटेनेंस की समस्या नहीं है। यहाँ पर आपके पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर बड़े ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा होता है, जो आपके पैसे को ग्रो करने के लिए एक प्लस पॉइंट देता है। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई कर सको, यानी कि आप अपने पैसे को डिवाइड करके अलग अलग फंड्स और कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऊपर से निफ्टी 50 जैसी जगहों पर तो आपको ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, जहां आपका पैसा ऑटोमेटिकली देश की 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। अगर कोई एक कंपनी गड़बड़ करती भी है तो दूसरे के अंदर किया हुआ इन्वेस्टमेंट तो ग्रो हो ही रहा होता है। हालांकि निफ्टी 50 में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई कंपनी बैड परफॉर्म करे और उसका असर आपके इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स पर पड़े, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जब भी कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उसे तुरंत रिप्लेस करके उस कंपनी को टॉप 50 में शामिल कर लिया जाता है जिसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी चल रही होती है। इसलिए आपको इस बात का टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके फेवर में ही चलता रहता है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे कजन दीपक की ओर, जिसके माता पिता मोहन और महिप के पेरेंट्स के कंपैरिजन में फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे। इसलिए उन्होंने वसीयत में दीपक को पैसे नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार दिए थे, जिसके दम पर दीपक एक कंपनी में बड़ी ही अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है और साथ ही साइड गिग्स भी करता रहता है, जो उसे एक्स्ट्रा मनी कमाने में हेल्प करते हैं। दीपक के पेरेंट्स ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि अगर लाइफ में ग्रो करना है तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि जितना पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेविंग्स करना, क्योंकि एक एम्प्लॉय या नौकरी पेशा पर्सन के लिए बिना सेविंग्स के सर्वाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसलिए दीपक ने डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा गिग से अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाएगा और सैलरी में से सेव करेगा, जिसकी वो करेगा SIP, जो उसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के मैजिक का यूज करके ढेर सारा रिटर्न देगी। महिप की ही तरह दीपक ने भी अपनी SIP के लिए इंडेक्स फंड को चुना। उसने डिसाइड किया कि वो हर महीने 30,000 का अमाउंट SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेगा, जहां उसने एज्यूम किया कि एवरेज 15 से 17% का रिटर्न तो मिलेगा ही। दीपक ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए पहले 5 सालों में 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इस राशि पर 17% ईयरली रिटर्न के साथ उसका फंड 27.5 लाख हो गया। फिर इसी तकनीक से कंटिन्यू करते हुए उसने 10 सालों में 2013 तक कुल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे उसका फंड 88 लाख के करीब हो गया। इसी तरह 15 सालों बाद यानी 2018 तक दीपक की संपत्ति 2.2 करोड़ हो गई और 20 सालों में यानी 2023 तक दीपक इसी पैटर्न को फॉलो करता रहा तो उसकी संपत्ति 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब दीपक ने बिना किसी लोन या EMI के बोझ के हासिल किया है। उसने हर महीने की पहली तारीख को एक डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट किया, जिससे उसकी बचत और इन्वेस्टमेंट रेगुलर हो गया। इस प्रक्रिया ने न केवल उसे फिजूल खर्ची से बचाया बल्कि एक सादा जीवन जीने की कला भी सिखाई। SIP का यह तरीका न केवल सरल और प्रभावी है बल्कि उसने दीपक के इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ प्रोवाइड करने का भी काम किया है। इसलिए दीपक को SIP एज एन ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा ही अच्छा लगता है और इसके फायदे तो है ही। जैसे पहला, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। SIP में हर महीने एक तय राशि निवेश करने से उसे मार्केट के उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और अक्सर ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा पॉजिटिवली ग्रो ही करती है। सेकंड, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। SIP एक तरह का डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है जो दीपक को लंबे समय में अच्छे रिटर्न दिलाने का काम करता है। तीसरा, लेस स्ट्रेस। SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये भी है कि उसकी प्रोसेस इतनी ऑटोमेटिक है कि आपको उसके बारे में सोच कर स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमाउंट डिडक्शन से लेकर इन्वेस्टमेंट तक और ग्रोथ से लेकर रिटर्न तक सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहता है, आपके बिना हाथ पैर हिलाए। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों ने अलग अलग निवेश रणनीतियों का इस्तेमाल किया। मोहन ने 50 लाख रुपए का रियल एस्टेट में निवेश किया, वही महिप ने अपने 50 लाख को इंडेक्स फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट के रूप में डाला। दीपक ने हर महीने 30,000 SIP के माध्यम से निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में 2009 तक मोहन को अपनी प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंटल यील्ड महिप के इंडेक्स फंड से मिलने वाले डिविडेंड की तुलना में काफी अधिक था। साथ ही उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन 2010 में स्थिति बदलने लगी। मोहन की प्रॉपर्टी की कीमत 97 लाख थी, जबकि महिप की इंडेक्स फंड में की गई निवेश राशि बढ़कर 1.4 करोड़ हो चुकी थी। इसके अलावा महिप को अब 2,96,000 का सालाना डिविडेंड भी मिलने लगा था।
आने वाले वर्षों में महिप की इंडेक्स फंड से मिलने वाली डिविडेंड आय लगातार बढ़ती गई। धीरे धीरे महिप को मोहन से 2 से 3 गुना अधिक डिविडेंड मिलने लगा। साथ ही उसकी निवेश राशि भी मोहन की प्रॉपर्टी की कीमत से अधिक बढ़कर 11 करोड़ हो गई। ये दर्शाता है कि अगर सही तरीके से इंडेक्स फंड में निवेश किया जाए तो वो रियल एस्टेट से भी बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब अगर हम दीपक और मोहन की तुलना करें तो 20 साल बाद मोहन की प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 3.3 करोड़ हो जाएगी। वहीं दीपक जो हर महीने केवल 30,000 का निवेश कर रहा है, 20 साल बाद 5.1 करोड़ का मालिक बन जाएगा। एक बार अच्छा खासा फंड बनने के बाद दीपक अपनी निवेश राशि को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल सकता है। इससे वो हर महीने 70,000 से 80,000 रुपए तक आराम से निकाल सकेगा, जो मोहन के किराए के बराबर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, तीनों लोगों ने अपनी चॉइस, नेचर और परिस्थिति के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुना और तीनों को ही रिटर्न के रूप में बेहतर अमाउंट प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी ऑप्शन सही या गलत नहीं है। ये टोटली आप और आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं। रिटर्न के लिए बस एक ही चीज़ है जो मैटर करती है कि आप कंसिस्टेंट है या नहीं। रेगुलरली लॉन्ग टर्म तक किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।